पिछले कुछ वर्षों में हमारी आपसी सहयोग में और गहराई आई है और मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे मित्र राष्ट्रपति सीसी के कुशल नेतृत्व को देना चाहूंगा। التي تلقيتها من دولة رئيس الوزراء السيد مودي। भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित है। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। الحاوي فلا تنمية بدون استقرار أمني، كما استعرضت مع دولة رئيس الوزراء ما أسفرت عنه القمة। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। India-Cyprus partnership is one of immense importance. It is rooted in our shared values of democracy, diversity, pluralism and respect for law. इजिप्ट से जब हम रिश्ते और हमारे डीपर स्ट्रेटेजिक लेवल पे चले जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि हमारे भारत की आउटरीच मिडिल ईस्ट, गल्फ के रीजन में बहुत ज्यादा अच्छी और एक नए लेवल की चली जाएगी। तो सवाल बड़ा ये है कि दुनिया भर के मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर या उसके एक आध साथियों को छोड़कर, लेकिन भारतीय मुसलमानों के एक बड़े तबके को प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी से क्या दिक्कत है? इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तारिक फतेह साहब जुड़े हुए हैं, कनाडा से, कॉलमिस्ट हैं और राइटर हैं, बहुत बड़े, कई पुस्तकें लिखी है उन्होंने। हमारे साथ कलीमुल हाफिज साहब हैं, AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं, साथ ही साथ दिल्ली AIMIM के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ राकेश सिन्हा, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक विचारक हैं, वो जुड़ेंगे। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, लेफ्ट के नेता। मेरे साथ डिप्लोमेट राजनयिक दीपक वोरा जी जुड़ेंगे और मेरे साथ एक मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब जुड़ेंगे। राकेश सिन्हा जी के पास चलता हूं सबसे पहले। राकेश सिन्हा जी, आज देखिए तो एक आध दो देशों को छोड़कर जो पाकिस्तान के साथ है, उसके अलावा पूरा OIC भारत के साथ खड़ा हुआ है। साथ ही साथ कई मुस्लिम देशों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इसके अलावा आज हमने मिस्र के साथ अपने 75 साल पुरानी दोस्ती को एक नया आयाम दिया है। लेकिन क्या कुछ भारतीय मुसलमान जानबूझकर बीजेपी, मोदी जी, RSS के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं? आपको क्या लगता है? आपका क्या विश्लेषण है इस पर? हेलो जी राकेश जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व से दुनिया के उन देशों में प्रभाव छोड़ा है जो जिन देशों के बारे में कहा जाता था कि भारत के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण रखते हैं। और भारत की कूटनीति पिछले दशकों में यानी 2014 से पहले बहुत सफल नहीं हुआ करती थी। इसका एक बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की नीतियों को लाया और विदेश नीति को स्थापित किया, जिस विदेश नीति में राष्ट्रों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता को उन्होंने महत्व दिया, यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यह इसकी अनुभूति मुस्लिम राष्ट्रों को भी हुई, चूंकि मुस्लिम राष्ट्रों पर साधारणतः जो बड़े विकसित देश हैं उनका दबाव और प्रभाव बना रहता था और एक तरह से वे उनके अधीन सबऑर्डिनेशन की तरह काम करते थे। इसका प्रभाव फिर ट्रेड के मामले में नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लोकतांत्रिक तरीका अपनाया, उसका प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि बहरीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रिनासा, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब बहरीन एक मुस्लिम देश है जहां 99% लोग मुसलमान हैं। वहां पर जो हाईएस्ट अवार्ड है स्टेट का दिया जाता है, तो वो एक अकेला देश नहीं है। 2016 में सऊदी अरबिया ने जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, वह अवार्ड उनके नाम पर है जो सऊदी अरबिया के फाउंडर हैं, उसके संस्थापक हैं। ये सुलेमान बिन अब्दुल अजीज शाह के नाम पर यह अवार्ड दिया गया और यह अवार्ड वहां के शासक ने दिया। देखिए, जब आपका व्यक्तित्व में एक पंथ निरपेक्षता की भावना और लोगों के साथ समानता के आधार पर जुड़ने की बात होती है, तो इसका प्रभाव सभी लोगों पर होता है। इसका एक उदाहरण देखिए चौरसिया जी, कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक स्टेट है जहां की लगभग 99.9% लोग मुस्लिम हैं।
उस देश में हिंदू, बहुत से माइग्रेंट्स हिंदू वहाँ रहते हैं, वर्कर्स के रूप में, काम करने वाले के रूप में, कुछ वहाँ के निवासी भी हैं। उनके लिए पूजा का कोई स्थान नहीं था। अब यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स से भारत का संबंध कोई नया तो है नहीं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब से नेहरू युग से संबंध रहा। राजीव गांधी रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, उसके पहले इंदिरा जी रही, नेहरू जी रहे, शास्त्री जी रहे। इन सब के बावजूद भी वहाँ के हिंदू उपेक्षित थे। यहाँ सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल एक खास धर्म की उपेक्षा का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल की और अबू धाबी में 55,000 स्क्वायर मीटर वहाँ के राज्य ने जमीन अलॉट किया, निर्गत किया। वहाँ पर मंदिर का शिलान्यास हुआ और उस शिलान्यास में, अबू धाबी में जो शिलान्यास हुआ, उस पर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान जो वहाँ के युवराज हैं वो उपस्थित थे। वहाँ जो लोग मुस्लिम गेस्ट आए उनको टीका लगाया गया, वहाँ पर जय जयकार हुआ, मोदी जी के साथ वो खड़े रहे। अब देखिए, ये सब जो उपलब्धियाँ हैं वो उपलब्धियाँ कूटनीति का हिस्सा सिर्फ नहीं है, वो उसका कूटनीति से कोई संबंध नहीं है। मोदी जी ने पीपुल टू पीपुल रिलेशनशिप को महत्व दिया और वहाँ के लोगों को अनुभूति हुई कि भारत में कुछ लोग निहित स्वार्थ से जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उस प्रोपेगेंडा का दुष्प्रचार का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो बात आपने आरंभ में कहा, मैं उसकी पुष्टि करते हुए कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में मुस्लिम देशों में जो छवि है, अब उसका मैं एक उदाहरण, एक छोटी सी बात मैं कह के बात समाप्त करता हूं कि जो वहाँ के अखबार, जो इस्लामिक मुल्क के अखबार हैं, उन अखबारों के संपादकीय और उसके रिपोर्ट्स को देखिए। उसमें कहीं भी नरेंद्र मोदी जी के प्रति कोई भी ओछी टिप्पणी की बात तो दूर, उन्होंने जो किया, जैसे योग को जो उन्होंने आरंभ किया, तो कई मुस्लिम राष्ट्रों ने योग को अपनाया। इसलिए मुझे लगता है कि भारत देश के भीतर जो मुट्ठी भर लोग एक कंस्ट्रक्ट करते हैं ओपिनियन, एक मिसट्रस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको आत्मालोचन करना चाहिए और देश की जनता को अपनी आंखें खोलकर इस्लामिक मुल्कों में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के प्रभाव को अपने दृष्टि से आंकना चाहिए। सीधे यही सवाल AIMIM से लेते हैं। आपका सिर्फ एक एजेंडा है कि मोदी जी अखिलियत के विरोधी हैं, बीजेपी अखिलियत की विरोधी है, लेकिन फिलिस्तीन जैसा देश जिसके लिए आप सब पलक पावड़े बिछाए रहते हैं, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया। और उसके बाद फिलिस्तीन के बाद सऊदी अरब ने, जिसके लिए पाकिस्तान जो है, जिससे कर्ज मांगने के लिए आजकल दौड़ा दौड़ा भागता फिरता है। और तीसरी बात मैं और बता दूं आपको, अबू धाबी में मंदिर बन रहा है जो एक मुस्लिम देश है। आपको भरोसा क्यों नहीं है कलीमुल हाफिज साहब? देखिए दीपक चौरसिया साहब, हम प्रधानमंत्री जी से हमारी शिकायत यही है कि जब आप विदेशी मुसलमानों को गले लगा सकते हो तो अपने भारतीय मुसलमानों को गले क्यों नहीं लगाते हो? भारतीय मुसलमानों के साथ जो आपका रवैया है वो एक सौतेला रवैया है। आपने उनके हलाल गोश्त के खिलाफ कर्नाटक में बिल ला रहे हो, आप उनके कल्चर पे एक तरह से पूरा कदगन लगा दिया है। उनका रोज़ा, उनका खाना, उनका अजान, उनकी बच्चों की पढ़ाई, ख़ास तौर से जो बच्चे हिजाब में पढ़ना चाहती हैं उनको, यानी सब तरफ से आप उनको आपने घेरा हुआ है, युद्ध छिड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि जो RSS के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो बाकायदा कहते हैं कि भारत 1000 साल से युद्ध लड़ रहा है और वो भी यांत्रिक लोगों से लड़ रहा है, बाहर से नहीं है। तो आंतरिक लोगों से किससे युद्ध लड़ रहा है? कौन है वो लोग? यानी जो ख़ज़ाहिर बात है वो अल्पसंख्यक हैं और वो अल्पसंख्यकों में ज़्यादा बड़ी 80% मुसलमान हैं। यानी तो एक तरफ तो आपके संघ परिवार के मुखिया ये कह रहे हैं कि भारत युद्ध लड़ रहा है और वो भी आंतरिक लड़ रहा है, और दूसरी तरफ आप अपनी छवि चमकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक दूसरा रूप अपना करते हो। ठीक है, कलीमुल साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको रोजा रखने से किसी ने रोका है? जिनको सरकार ने कभी आपको रोजा रखने से रोका है? एक सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, सरकार ने हमारे खान पान पे तो प्रशिक्षण लगाया है ना। कहाँ लगाया? कर्नाटका की सरकार हलाल मीट पे बिल लेकर आ रही है। क्यों MP ये कह रहे हैं कि इनके साथ कारोबार मत करो, इनका बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो? क्यों रूलिंग पार्टी बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि चाकू छुरियां तेज करा लो और जो सब्जी काटने के काम में आएंगे और उनके गर्दन काटने के काम में आएंगे? ये क्या है? ये मोहब्बत है? ये गले लगाना है? या गुजरात पुलिस
2 मुस्लिम बच्चों को सिर्फ पत्थर मारने के जुर्म में लट से मारती है और भीड़ से ताली पिटवाती है और फिर उस वीडियो को वायरल कराती है। ये क्या है? ये आइसोलेटेड अगर मोहब्बत करते ट्रेंड, अच्छा प्रवेश वर्मा जी उनके सांसद हैं, प्रवेश वर्मा जी उनके एमपी हैं, वो दिल्ली में बैठ के ओपनली ऑन रिकॉर्डेड बयान देते हैं कि इस समाज के साथ आप आर्थिक बहिष्कार करिए। उनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, और भारत के मुसलमानों को गले नहीं लगाते, बाहर के मुसलमानों को गले लगाते हैं। इस आरोप का क्या जवाब देंगे राकेश जी? ये AIMIM का आरोप है और उन्होंने कई बातें गिनाई भी। देखिए, सामान्य हिंदू, सामान्य मुसलमान, सामान्य सिख, सामान्य ईसाई को किससे मतलब है वो बताता हूं। 49 करोड़ लोगों को, 49 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस पहुंचा है। ये हमको और जो लोग डिबेट कर रहे हैं उसको बहुत अंतर नहीं पड़ा, चूंकि हम इंश्योरेंस के दायरे में आज से नहीं 20 साल, 25 साल, आप बात गले लगाने की है तो जवाब दीजिए। आपके धर्म संसद में FIR तक नहीं होती। नहीं सिन्हा साहब, आप उधर ले जाएंगे, बोलते हैं ना, अब असल पूरा सवाल पूछने को तारिक साहब भी है, अजीत भाई भी है, अतिकुर भाई भी है, दीपक साहब भी है। राकेश जी बोलिए। निर्णय जनता को करने दीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे का निर्णय ना करें। देखिए, मैं इतना बात कहना चाहूँ, 80 करोड़ लोगों को जो अनाज पहुंच रहा है, और जो आप सच्चर कमेटी को कोट करते हैं कि अधिकांश मुसलमान ज़्यादा गरीब हैं, तो स्वाभाविक रूप से 80 करोड़ में से ज़्यादा मुसलमानों को अनाज पहुंच रहा है। जिन किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, 2 लाख करोड़ जो ट्रांसफर हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से मुस्लिम किसान ज़्यादा गरीब है जो आपके अनुसार से, तो उनको ज़्यादा हो रहा है। आयुष्मान योजना का लाभ क्या उनको नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कौन सी ऐसी योजना है जिस योजना में धर्म का मुहर लगा हुआ है? कौन सी ऐसी नीति है जिसमें संप्रदाय का मुहर लगा हुआ है? कौन सी ऐसा कार्यक्रम उन्होंने लागू किया है जिसमें किसी धर्म को रोका जा रहा है? अब मैं बताऊं हलाल और हिजाब पर। ईरान में क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, जहां की महिलाएं सड़क पर उतरकर आज जिस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं, जिस रूप में कर रही हैं, क्या उसके पीछे क्या है? लाउड स्पीकर की बात पर मैं आता हूं। टर्की में 98% मुसलमान हैं। तुर्की में क्या है? आवाज पर एक खास आवाज की एक खास गति है, खास इंटेंसिटी है। तो वहां पर आपको आपत्ति नहीं हो रही है। और हलाला मीट पर डेनमार्क में, स्वीडन में, कई यूरोपियन देश में, यूरोपियन नेशन के कोर्ट ने इसको बैन किया है, कि बैन करने की बात कही है कि एनिमल राइट्स। आरएसएस तो बाद में आया, भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार बाद में आई। भारत में एनिमल राइट्स के जो लोग हैं, जो आरएसएस से असहमत रहते हैं, जो आरएसएस के आलोचक हैं, वो एनिमल राइट्स के लोग किस बात का समर्थन कर रहे हैं पूछ लीजिए। क्या वो सेकुलरिज्म के खिलाफ कर रहे हैं? और एनिमल राइट्स वालों को मैं ये मानता हूं कि उनकी छवि, उनका अंदाज, उनकी नीयत साफ है। तो आप हलाला करके, क्या हलाला से आपका धर्म चलता है? क्या हिजाब से इस्लाम का अस्तित्व रहता है? स्कूलों में हिजाब पहनकर नहीं जाएंगे तो इस्लाम समाप्त हो जाएगा? आप कौन सी बात, किस दुनिया में रह रहे हैं? मध्य युग से भारत नहीं चल सकता। भारत के संविधान से चलेगा। ठीक है। एक बात, अंतिम बात, नरेंद्र मोदी जी ने क्या मजहब किसी मजहब में किसी को नमाज पढ़ने से रोका है? सड़कों पर ही हम नमाज पढ़ेंगे, सड़कों को रोक कर रखेंगे, तो कल कोई आएगा कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कोई गुरुद्वारे के लोग आकर, सिख समाज के लोग कहेंगे हम सड़कों पर बैठ कर हम अपना गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे। क्या इससे देश चलता है? क्या देश में एक सहमति बनाइए, और सहमति मैं मानता हूं कि हिंसा के द्वारा नहीं, जोर शोर से नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से विमर्श से मिलजुल कर करे काम। और मोदी जी ने कब आपको रास्ता रोका है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कब गले नहीं लगाया है? एक बात, देखिए, एक तो ये जब सिविलियन, इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सऊदी में मिला, तब मोदी जी कहकर आए थे कि हम देश में इस्लामिक बैंकिंग लागू करेंगे। कि इन्होंने लागू, या अभी भी बताएं सिन्हा साहब कि इस्लामिक बैंकिंग इंडिया में लागू होगी? दूसरी बात, जो मुसलमानों के घरों को छाट के बुलडोजर चलाया जा रहा है, यानी उनके कोई जो प्रक्रिया है जो पुलिस की और अदालत की, वो भी ना करके सरकार डायरेक्ट ही उसको जो है वो घर बुलडोज कर रही है, चाहे इलाहाबाद में किया हो, चाहे बरेली में किया हो, चाहे और जगह पे किया हो। इसी तरीके से जो घर तो विकास 1000 साल से यहाँ पे नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। कोई मुसाफिर अगर नमाज पढ़ता है तो उस मुसाफिर के लिए, अगर ट्रेन में रेलवे स्टेशन पे पढ़ ली तो उसके लिए आप जेल में डाल देते हैं, जबकि हमारे रेलवे स्टेशन पे और दूसरे मजहब के भी लोग काम करते हैं। इसी तरीके से जो मुसलमानों का, खास तौर से जो उनके मजहबी जगहें हैं, चाहे उनकी
इबादत की जगहें हों, उनके बारे में आपका क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से आप ही के खुद सरसंघ चालक को ये कहना पड़ता है कि हर मस्जिद में आप शिवलिंग मत ढूंढो। तो ये सब जो आपने माहौल बनाया है, जाहिर बात है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ बनाया है आपने, और इनके खिलाफ ही आपकी पूरी पार्टी की नींव रखी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय लेवल पर छवि चमकाने के लिए मुस्लिम राष्ट्र से सिर्फ आप दोस्ती रखते हो। तारिक साहब, भारतीय मुसलमानों से आप दोगला और भेदभावपूर्ण रवैया रखते हो। क्या मोदी जी को दुनिया भर के मुसलमान पसंद करते हैं, पाकिस्तान या एक आध उसके नजदीकी दोस्त को छोड़कर, लेकिन भारत के मुसलमान क्यों पसंद नहीं कर पा रहे हैं? आपका क्या कहना है? पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करूं कि ये 1955 से हिंदुस्तान मिस्र की दोस्ती बहुत करीबी है। एक जमाने में ये जेट फाइटर HF-24 साथ बनाने वाले थे। उसकी वजह ये थी कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव था हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट का, पाकिस्तान, उसने 1955 की वॉर में अमेरिका की मदद की थी, साथ जुड़े थे और मिस्र और सीरिया के अगेंस्ट भेजा था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। इसीलिए मिस्र में और अरब वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तानियों को जूता मारा जाता था, और इंडियन मुसलमान जो जाके अपने आप को आधा अरब बताने की कोशिश करता है उसकी भी इंसल्ट होती है, क्योंकि वो अपने आप को हिंदुस्तानी बताने के बजाय वो नीम हकीम बना के वहां गलत सी अरबी बोल के करता है। इस तरह नहीं है। हर दुनिया की मुस्लिम मुल्क का अलग कल्चर है और वो उस पर अपने फख्र करते हैं। ईरानी है, इंडोनेशियन है, टर्किश है, सबकी जबानें अलग हैं। जो हिंदुस्तान के मुसलमान, जो खासतौर पे पाकिस्तान पार्टीशन के बाद एक सोच डाली गई कि आपका काम है हिंदुस्तान पे गजवा हिंद करना, जो तारीख में लिखा गया, और हिंदुस्तान के अंदर तबाही मचाना और सारे हिंदुओं को मुसलमान करना। साफ बात करिए कि क्या ये मस्जिदों में नहीं बताया जाता? क्या तालिबान का जो आइडियोलॉजी है वो देवबंद से नहीं है? पूरा आपके मिडिल ईस्ट के अंदर अरब हाथ जोड़ के कहते हैं पाकिस्तान की बीमारी क्या है। ये अपने आप को क्यों अरब बनने की कोशिश करते हैं? आप देखिए मस्जिदों में भी, मैं जुमे को जाता हूँ, बांग्लादेश और पाकिस्तानी जो लोग जाते हैं अरबी जुब्बा पहन के जाते हैं। किसने कहा आपको? और जहां तक ये बात है ना कि नमाज पढ़नी हो तो सड़क पे पढ़ लें, जनाब सफर के वक्त मुसलमानों को इजाजत है नमाज नहीं पढ़ने की। तो ये ट्रेनों के अंदर और सड़कों पे जो करते हैं ये इबादत नहीं है, ये शोबाजी है, दादागिरी है कि हम हाँ कर लो, क्या करोगे। तो एक आदमी सड़क के ऊपर, आपने देखा होगा कल परसों का वीडियो है, ट्रैफिक रोके हुए खड़ा हुआ बच्चा जानमाज बिछा के। दिस इज नॉट इबादत, दिस इज नॉट पाइटी। ये पेरिस में भी करते हैं, वहां भी जूते खाए हैं, स्टॉकहोम में भी हुआ, ये दिल्ली में मैंने अपनी आंखों से देखा। ठीक है, पूरी मस्जिद सामने है, सड़क रोक के खड़े हुए। तो जब तक आप अरब दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, नेहरू जी और नासिर के भी थे, और पाकिस्तान को डिसमिस इसलिए किया गया था क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू बन गया था और सीटो और सेंटो का मेंबर था, जिसके थ्रू वो फार ईस्ट और मिडिल ईस्ट के अंदर शाह ईरान के साथ और ये तुर्कों के साथ एंटी इंडिया अपना एजेंडा चलाते थे, क्योंकि इंडिया और अरब वर्ल्ड नॉन अलाइंड मूवमेंट में थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट। चलिए मैं इससे आगे चलता हूं, लेकिन तारिक साहब, अतीक भाई इसका जवाब जानना चाहते हैं और मैं अतीक भाई से सीधा सवाल पूछता हूं। अतीक भाई, क्या सफर में मुसलमानों को इजाजत है कि वो नमाज न पढ़ें? पहली बात तारिक साहब ने कहा, और दूसरी बात उनका ये कहना है कि कुछ मुसलमान हैं ऐसे कट्टरपंथी भारत में जो अभी भी पाकिस्तान की तरफ एक सोच रखते हैं, और उन्होंने कहा कि मस्जिदों के अंदर बाकायदा ये बात सिखाई जाती है कि आपको कट्टरपंथी कैसे बनना है। ये तारिक साहब का एक बड़ा फेवरेट रिकॉर्ड है जो कि ये हमेशा डिबेट पे बजाते रहते हैं। देखिए, जहां तक के सफर की बात की इन्होंने, नमाज किसी भी सूरत में तल्ख नहीं की जा सकती है। अगर सहूलत है तो नमाज अदा करना चाहिए। प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं कहा फतेह साहब, ना आप झूठ बोल रहे हैं, बीच में नहीं कहा। आप मुसलमान होते हुए झूठ बोल रहे हैं। नहीं कहा मैंने, आपके बीच में नहीं कहा। अरे मैं आपको कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे हैं। प्लीज
मुझे छोड़ना पड़ेगा। मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ना एक मिनट, तारिक साहब आपने अपनी बात कही, अतीक भाई ने नहीं रोका, आप भी उनको बोलने दीजिए, कंप्लीट करिए। कैसे इनजेन्युइनिटी बताते हैं डिबेट्स के ऊपर। एनीवेज, दीपक जी, सफर में नमाज आदी हो जाती है, छोड़ी नहीं जा सकती है, और कोई भी मुसलमान, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पूरी दुनिया को, शौक से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहता है। हमारे पास पूरे के पूरे प्रूफ हैं जहां पर जुमे के दिन मस्जिद में जगह कम हो जाती है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें, दीपक जी, मैं थोड़ी सी बुनियादी बातों पर आना चाहता हूं, प्लीज, आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल, बताइए इंडियन मुस्लिम को बीजेपी और नरेंद्र मोदी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूं, एक बड़े तबके। ये मुद्दे की बात है, ये मुद्दे की बात है। जब प्रधानमंत्री को पूरे अरब वर्ल्ड ने गले लगाया, तो प्रधानमंत्री, और मैं टोपी की भी बात नहीं करूंगा, यह बुनियादी बात दीपक जी ये है कि प्रधानमंत्री बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में, उसके प्रवक्ता, उसके फूट सोल्जर्स आए दिनों आप ही की डिबेट पर आके मुसलमानों को किस तरह से पेश करते हैं। नंबर 1, मुसलमान माइनॉरिटी है ही नहीं, ये बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं आपकी डिबेट पर, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं। दूसरी बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी किस तरह से भेदभाव की राजनीति इलेक्शन रैली में करते हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर किस तरह से दोगलापन दिखाते हैं, मुसलमानों की हर चीज के ऊपर सवाल उठाना। राज्यसभा में मेंबर होके बैठे हुए हैं आपकी डिबेट के ऊपर, राकेश सिन्हा जी जानते हैं, कुरान पे हर शाम उंगली उठाई जाती है। ये बुनियादी मसले हैं, और आप चाहते हैं कि मुसलमान आपको गले लगाए। हर मुसलमान उस सरकार को गले लगाना चाहता है जो संवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में विन होके लोकसभा में आई है। तो क्या मोदी जी गैर संवैधानिक तरीके से इलेक्ट हुए? अतीक भाई, आप भी शब्दों का चयन करके बोलिए, क्या गैर संवैधानिक तरीके से मोदी जी इलेक्ट हुए, बताइए मुझे। ये संवैधानिक तरीके से, और हमारे अपने लोगों ने उनको माना है, हम मानना चाहते हैं, प्रोवाइडेड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को आप चैलेंज वापस ले लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इंपॉर्टेंट पॉइंट दीपक जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जब मुसलमानों ने उस वक्त, और तमाम माइनॉरिटीज ने, सिखों ने, क्रिश्चियंस ने, जब सेपरेट इलेक्टोरेट की कुर्बानी दी, ये कुर्बानी लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस्तेमाल किया कि ये माइनॉरिटीज की जो कुर्बानी है सेपरेट इलेक्टोरेट की, ये हिंदू समाज कभी भूलेगा नहीं। मैं आपकी बात का जवाब सीधे राकेश सिन्हा जी से लूंगा, मुझे दीपक बोरा जी के पास भी जाना है, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन राकेश सिन्हा जी, सबसे पहली बात, आप लोग क्यों मुसलमानों के ऊपर, कुरान के ऊपर टीवी डिबेट्स पे सवाल उठाते हैं, ये इनकी पहली आपत्ति। और दूसरी आपत्ति, मुझे नहीं समझता कि संवैधानिक गैर संवैधानिक, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पहले बोला गैर संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को मुसलमान गले लगाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सरकार गैर संवैधानिक तरीके से चुनी हुई है, उन्होंने कहा नहीं, हमारे ही लोगों ने इसको चुना है। तो इसमें मुझे विरोधाभास दिखा। और अगर अतीक भाई, मैं इस सवाल को आपसे एक राइडर के साथ आगे बढ़ाऊंगा, अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, तो राकेश जी इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज्यादा गिने और अनगिने मुसलमान, अनगिनित मतलब विदाउट काउंटेड मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं। इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ, और यहाँ सभी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, हमारी मत की भिन्नता है, हम एक देश के नागरिक हैं, हम सभी एक दूसरे के भाई हैं, हम किसी के विरोधी नहीं। इसलिए हम एक भ्रातृत्व के आधार पर हम संवाद करें। देखिए, तजामुल हुसैन का नाम आपने सुना होगा, जो संविधान सभा के सदस्य थे, बिहार मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। बाद में वो अमेरिका चले गए, मैं उनके घर गया पटना में, लेकिन उनके वंशजों को मैं नहीं पा सका, पता चला वो अमेरिका बस गए, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तजामुल हुसैन ने संविधान सभा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य ने हमें बांटने के लिए बहुसंख्यक अल्पसंख्यक बनाया था। ब्रिटिशर्स हैव गॉन विद देम द कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी हैज आल्सो गॉन। ब्रिटिश के जाते ये अवधारणा चली गई। उन्होंने अपील की थी, कृपया अपने शब्दकोश से अल्पसंख्यक शब्द को फेंक दीजिए।
और दूसरे संविधान सभा के उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी थे, जो कि आस्था से ईसाई थे। उन्होंने कहा था एक देश एक राष्ट्र बना, एक राष्ट्र और एक जन के लिए, वन नेशन वन पीपुल के लिए मेजॉरिटी माइनॉरिटी की अवधारणा को चलाते रहना बहुत ही खतरनाक साबित होगा। अब इन दोनों अवधारणाओं के आधार पर मैं कहता हूं कि इस देश में अलग अलग संप्रदाय के मानने वाले अलग अलग संख्या के लोग हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। एक उदाहरण देता हूं दीपक जी, मुस्लिम समाज के बारे में। मोदी जी के आने के बाद 2017 से लेकर 2022 तक में, अभी 22 खत्म नहीं हुआ है लेकिन 2022 खत्म हुआ है, 2017 से 22 तक में कुल माइनॉरिटी स्कॉलरशिप 3.8 करोड़ लोगों को दिया गया। उसमें से अकेले मुस्लिम समाज के लोगों को 2.3 करोड़ लोग, 2.3 करोड़, 2 करोड़ 30 लाख लोग सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग थे। पारसी 4,800 लोग थे। जैन समाज का प्रतिनिधित्व 7.4 लाख, बुद्धिस्ट 7.4 लाख थे और सिख तो सिर्फ 25 लाख थे। अब बताइए, मुस्लिम समाज को इतना बड़ा स्कॉलरशिप सरकार दे रही है, क्या उनका स्कॉलरशिप ने छीन लिया? स्कॉलरशिप बढ़ा। मोदी जी ने कहा कि आप पुराण के साथ कंप्यूटर भी पढ़िए। इसका तात्पर्य यह है कि आप आधुनिकता से जुड़िए। आधुनिकता का तात्पर्य होता है आप मध्ययुगीन मानसिकता से बाहर निकलिए, और मध्ययुगीन मानसिकता से बाहर निकलने का मतलब होता है कि देश की विरासत संस्कृति से जुड़िए। और अंतिम बात मैं इनको कहना चाहता हूं, वो बीजेपी गले लगाए, बीजेपी तो हाथ फैला के खड़ी है। आप बताइए कि मुस्लिम समाज ने किस पार्टी को कब कैसे गले लगाया है? मुस्लिम समाज के अंतर्गत क्या लोकतांत्रिकरण है? आप अपनी शर्तों पे दोस्ती करते हैं। कम्युनिटी के आधार पर जब राजनीति करेंगे तो लोकतंत्र पर यह ग्रहण की तरह है। ठीक है, बड़ी बात अमर बेल है। अल्पसंख्यकवाद एक अमर बेल है जो फैलता जाता है। इसको रोकने की कोशिश कीजिए। इससे मुस्लिम समाज को आत्मालोचन करके नीतियों को, कार्यक्रमों को, नेतृत्व की नीयत को देखना चाहिए, न कि अवधारणा परसेप्शन के आधार पर अपनी राजनीति करनी चाहिए। तो कसम संविधान की में हम बात कर रहे हैं, मोदी को मुस्लिम देशों ने तो गले लगा दिया, सिर्फ पाकिस्तान या उसके एक आध दोस्त को छोड़कर। लेकिन भारत का एक बड़ा मुस्लिम तबका, अल्पसंख्यक तबका, मुस्लिम तबका कहूंगा, उन्हें गले कब लगाएगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान है, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, कलीमुल हाफिज साहब हैं AIMIM से, दीपक वोरा जी हैं पूर्व राजनयिक मुस्लिम स्कॉलर, अतीकुर रहमान साहब हैं, तारिक फतेह साहब है जाने माने जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट, और राकेश सिन्हा साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, और साथ ही साथ बहुत बड़े विचारक भी हैं। लेकिन सबसे पहले विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा लॉजिकल सवाल है ये कि क्या ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी छोड़ना नहीं चाहिए? आप अरे भारत में तो 1.5% के लोग भी रहते हैं, 2% के लोग भी रहते हैं, 5% वाले लोग भी रहते हैं, लेकिन लगभग जो 20 से 25% हैं, मान लीजिए अभी जनसंख्या में 18% हैं, उनको अल्पसंख्यकों का स्टेटस क्यों दिया जाए? देखिए, अल्पसंख्यकों का स्टेटस देना इसलिए जरूरी है फिलहाल क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि 75 साल में कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हुआ। ज्यादा अच्छी नहीं, आप ये हिंदू बहुसंख्यकों से कंपेयर कर नहीं सकते। उनकी इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हाल में है, ये पहली चीज आपको माननी पड़ेगी। दूसरी चीज, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम स्कॉलर्स जिनसे मैं बात करता हूँ कहते हैं सर हमारे रूट्स उन दलितों में हैं जो यही के बाशिंदे थे और जो कन्वर्ट हुए। तो धर्म तो परिवर्तन हो गया लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस नहीं बदला, एजुकेशनल स्टेटस उतना नहीं बदला। तो ये तो एक पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अभी समस्याएं दो हैं। पहली समस्या तो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि कहीं ना कहीं आरएसएस इस बात को मानने को राजी नहीं है कि देश का कल्चर चेंजेस विद टाइम। आपका पहनावा, आपका खाना, आपका पीना, आपकी बोली, आपका एजुकेशन सिस्टम, आज हम इंग्लिश बोलते हैं, हम जैकेट्स पहनते हैं, हम अलग भाषा में बात करते हैं, ये सब कुछ जो है ये बदलता है समय के साथ। लेकिन आरएसएस कहीं ना कहीं कह रही है कि साहब हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति थी और वही इंडिया है और वही एक कल्चर रहेगा। ठीक है कि क्यों एक अलग धर्म के लोग इस मुल्क के अंदर आए, बाद में ब्रिटिशर्स भी आए, उसको गुलामी का नाम दे रहे हैं, जबकि उसके अंदर हमारे अपने देश के बाशिंदों का एक हेल्दी पार्टिसिपेशन था। अगर आप मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो हैंडफुल ऑफ मुगल एम्पायर्स कैन नॉट रूल करोड़्स ऑफ पीपल। जब तक यहाँ के लोग खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, फलफूल नहीं कर रहे थे, नौकरियां नहीं कर रहे थे, धंधे नहीं कर रहे थे। हिंदू धर्म तब भी था, हिंदू धर्म आज भी है, मंदिर तब भी थे, मंदिर आज भी है। लेकिन ये एक जो डर की भावना है और ये एक जो फोबिया है कि कहीं ना कहीं हम कुछ खोने जा रहे हैं, इसकी वजह से
मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज को एक गलत मैसेज मिल रहा है। आपको मैं पैलेस्टीन का एग्जांपल देता हूं। हमारा एक ना विवेक भाई, मैं फिर आपके पास आऊंगा, मुझे एक बार अजीत भाई से बात कर लेने दीजिए, मैं फिर आऊंगा इस बहस में आपके पास, क्योंकि आर्गुमेंट भी होने चाहिए। अजीत साहब, मुस्लिम देशों ने तो गले लगा लिया, लेकिन आप जैसी पार्टियों की राजनीति इस बात पर टिकी है कि बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को भरोसा नहीं करना चाहिए। आप लोग ये खाई क्यों चौड़ी कर रहे हैं? ये दीपक भाई, खाई समाजवादी पार्टी चौड़ी कर रही है या बीजेपी ने खुद चौड़ी कर रखी है? सवाल इस बात का है। आप कह रहे हैं साहब खाड़ी देशों ने गले लगा लिया, मुस्लिम कम्युनिटी ने गले लगा लिया। अच्छी बात है और होना भी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमें गर्व होता है, हम इस देश के वासी हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इतने यशस्वी हैं कि उनको पूरी दुनिया गले लगा रही है, मुस्लिम कंट्री गले लगा रही है। आप कह रहे हैं कि साहब अबू धाबी में मंदिर बन गया, मंदिर का जगह मिल गया। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तो सोच ही यही रही है हमेशा कि मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सजर हो, अपनी तो यह हसरत है किसी तरह शहर हो। हमेशा समाजवादी पार्टी तो ये मानी रही है। तकलीफ कहां है इस बात को देखना है, बहुत अहम है। तकलीफ उस वक्त होता है कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सजा देने के बजाय उनको बाइज्जत बरी किया जाता। अरे सजा काट के बरी हुआ जी साहब, अरे साफ ट्रुथ नहीं बोली है, और मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है। सर अरे सर मुझे मानिए ना, फूल माला भी तो पहनाया गया, आप जानते हैं, आप बड़े देश के ये बोलिए ना, ये बोलिए, इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कोर्ट के चलते उनको छोड़ा गया, ये भी एक फैक्ट है। अरे सर सजा उन्होंने काटी। सर झारखंड में मॉब लिंचिंग का जो आरोपी, उनको जब वो बाहर निकलता है तो कैसे फूलमाला मंत्री पहनाते, इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। कठुआ में जो गैंगरेप हुआ, उसके लिए मंत्री जो वहां पूरी कमेटी, पूरा कैबिनेट किस तरह से रैली निकालता है। तकलीफ यहां है कि जब आप कहते कुछ है, करते कुछ है। एक तरफ तो मोहन भागवत जी कहते साहब हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, दूसरी तरफ आप नफरती भाषण को आप कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप कुछ दो ना दो मुसलमानों को इस मुल्क के कम से कम इज्जत दो, सम्मान दो, वो आप नहीं दे पा रहे हैं, सम्मान नहीं दे पा रहे। आप बहुत जलालत की नजर से इस मुल्क के मुसलमानों को देखते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर वाकई में आप मुसलमानों को कुछ देना चाहते हैं तो आपने ही 2014 के पहले वायदा किया था कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें निश्चित तौर पे मुसलमान पिछड़ा है। आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? अभी साहब कह रहे गेहूं दिया, आटा दिया, चावल दिया, ठीक है, अरे भाई गेहूं दिया, आटा दिया, चावल दिया, वो संवैधानिक राइट है, वो आप नहीं दे रहे हैं। वो उस देश का संविधान दे रहा है कि जब वो आप बांट रहे तो सबको देना पड़ेगा। ठीक है, दीपक वोरा जी के पास चलता हूं। दीपक वोरा जी, एक शख्स जिसको परसेप्शन के लेवल पर हमारे देश में ही मिसअंडरस्टूड किया जाता हो, उसको दुनिया भर के मुस्लिम देश कैसे गले लगा लेते हैं? ये क्या कूटनीतिक मामला है, आप समझाइए। आभारी हूं आपका सर कि आपने अपने शानदार चैनल पर मुझे मौका दिया है। बाय द वे, आप सर एशिया के सर्वश्रेष्ठ एंकर माने जाते हैं, तो आपका मैं बहुत आभारी हूँ। बाकी आपके विशेषज्ञ जो यहाँ हैं ये सब पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तारिक फतेह साहब हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, दुनिया भर में इनकी छवि है। सर हमारी ट्रेनिंग होती है कि किसी भी देश के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी ना की जाए, खासतौर से हमारे अपने देश के। लेकिन जो आपने प्रश्न उठाया मैं उसका जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। सर एक अमेरिकन कंपनी है, उसका कंसल्टिंग कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट। अभी हाल ही में उन्होंने एक लिस्ट छापी है दुनिया के 22 देशों में सबसे लोकप्रिय लीडर्स कौन से हैं। 22 देशों में नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया के हैं, नंबर 2 पर मेक्सिको के, और नंबर 1 दुनिया में 77% अप्रूवल के साथ एक व्यक्ति है, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये एक अमेरिकन कंपनी कह रही है जो अभी तक हमारी आलोचना करती थी। दूसरी चीज सर, 3 अफ्रीकी देशों में मैं वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार, उनकी सेवा करता हूँ। उन्होंने आज के दिन, आज पूरे भारत के जो वासी हैं उन सबको बधाई हो रिपब्लिक डे पर, उन्होंने टेलीफोन करके मैसेज भेजे मुझे SMS पे, व्हाट्सएप पे कि बहुत बहुत मुबारक हो। फिर हंसी मजाक में उनके कोई मिनिस्टर्स ने मुझसे पूछा कि एम्बेसडर दीपक क्या 1 साल के लिए नरेंद्र मोदी को हमें दे सकते हो गिफ्ट के तौर पर, ताकि हमारे देश में भी उसी प्रकार की क्रांति ला सके। मैंने कहा कि देखिए अभी हमारे पास टाइम है, हम बहुत व्यस्त हैं साहब, यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं। सब मैं रह चुका हूँ आपका राजदूत सूडान में, मैं चाड में काम कर सकता हूँ, नाइजीरिया में, ट्यूनीशिया में, ये सब मुस्लिम देश है। उनके लीडर जब भी मैं जाता हूं उनसे मेरा संपर्क होता है, पूछते हैं आपने किस तरह से अपनी सिचुएशन को मैनेज किया, क्योंकि अब हम सुनते नहीं हैं ज्यादा
हम लोग सब जानते हैं कि भारत ने बहुत अच्छी तरह से इंटर कम्युनल हार्मनी बनाई है। उस समय सर गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। और मेरा ये विनती है हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सर, जब आप लोग डिस्कशन करते हैं और खास तौर पे इस चैनल पे पूरी दुनिया में जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि एम्बेसडर साहब तो आगे हमें कहते हैं कि अमन शांति चैन है और सब लोग इस समय इकट्ठे प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिर आप जब एक कहते हैं हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। किस तरह से हमने किया है, क्यों किया है सर? चाणक्य ने 2400 साल पहले कहा था कि सिर्फ पावर की इज्जत होती है। आपको 1969 में रबात में जब OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की स्थापना हुई थी, हमें आमंत्रित किया था। फखरुद्दीन अली अहमद साहब गए थे, लेकिन बेइज्जत करके हमें बाहर निकाल दिया गया, बिजली पानी हमारे होटल में बंद कर दिया गया। 50 साल के बाद भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जाता है। ये आपकी ताकत है, ये आपकी छवि है। आपसे बेनती है सर, इसे कमजोर ना करिए। भारत की ताकत आप पे निर्भर है। हम तो उसकी ट्रांसलेशन करते हैं विदेशों में, लेकिन हकीकत तो आप लोग हैं सर। और मिस्टर सीधे कलीमुल साहब ने कई बार हाथ उठाया है। कलीमुल साहब, आपने सबके वर्जन सुन लिए यहाँ पर। एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट जो अफ्रीकन कई देशों के कंसल्टेंट हैं, आपने राकेश जी का वर्जन सुन लिया, तारिक साहब की बात सुनी। मैं आपसे सिर्फ एक बात समझना चाहता हूँ, जब तक आप इन दरारों को गहरा करते जाएंगे तब तक वो गहरी होती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको रुककर ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तो पूरी पॉलिटिक्स इसी पर टिकी हुई है कि अल्पसंख्यकों के मन में डर पैदा करो। और एक हद तक आप भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, ऐसे आरोप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां आप पर लगाती हैं। देखिए, हम पे कौन आरोप लगाता है नहीं लगाता है इसकी हम परवाह नहीं करते। जो हमारी जिम्मेदारी है हम वो काम करते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम अपने गरीब, शोषित, वंचित जो भी आइसोलेटेड सेक्शंस हैं उनकी बात और आवाज़ उठाएं। अब सवाल ये है कि मोदी सरकार ने जो गरीब पिछड़े की जो स्कॉलरशिप थी, जो क्लास 1 से लेकर 8 तक, वो बंद कर दी। जब मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप थी जिसमें मुस्लिम बच्चे बच्चियां हायर एजुकेशन लेते थे, वो बंद कर दी। एक MSDP के अंडर में एक EDB का प्रोजेक्ट था जिसमें मदरसों के टीचर्स को तनख्वाह भी मिलती थी और जो माइनॉरिटी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको बनाने के लिए भी पैसे दिए जाते, वो बंद कर दी। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो बनाई सिर्फ इसलिए था कि माइनॉरिटी को देखा जाए, उस पूरे डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया, चूंकि उसमें कैसी मंत्री बिठा दी इसका माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है। अपने कोई लोकसभा का सांसद मुसलमान नहीं है, एक जम्बो 75 लोगों के जम्बो मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। किसी भी संस्था में IB, CID, ED, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे भी किसी जगह पे भी इन्होंने मुस्लिम्स को रखा नहीं है। यहां तक कि जो 59 मंत्रालय हैं टोटल, उसमें 26 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें क्लास A+ कोई मुस्लिम ऑफिसर भी नहीं है। ये सब ऐसे नहीं हो गया अचानक, ये बाकायदा RSS और BJP ने सोच समझ के मुसलमानों को आइसोलेट किया है। तो जब आप सरकार में हो और सरकार में इस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हो आप इनके साथ, ये हम क्या डरा रहे हैं? ये हम सरकार की जो कलई खोल रहे हैं। अब इसमें कौन डरेगा और कौन नहीं डरेगा ये आप तय कर लीजिए। लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम जो सरकार कर रही है हमारे ऊपर जुल्म, वो हम बताएं देश को। ठीक है तारिक साहब, देखिए, कंसर्न कलीमुल साहब ने बताया कि जानबूझकर मुसलमानों को डराया जा रहा है, सत्ता से इनकी भागीदारी को खत्म किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। क्या आप इस परसेप्शन से सहमत है? एक तो नहीं हूं, लेकिन ज्यादा तकलीफ है तो चले जाएं पाकिस्तान। इन्होंने बनाया था, पार्टीशन कराया था। ये जो पाकिस्तान में अब है सिंधी या पश्तून या बलोच, उन्होंने थोड़ी मांगा था। यही हैदराबाद, दक्कन और यूपी और बिहार, इनको ज्यादा पीड़ थी कि 2 नेशन थ्योरी की। हमने कब 2 नेशन थ्योरी मांगी? पंजाब एक था, बंगाल एक था। जिन लोगों को ये भाई एक सेकेंड, इसका कोई हक नहीं है बात करने का। अरे भैया चुप करें आप। हमारे हिंदुस्तान, अरे भाई तू अरब है, आप अपने आप को अरब समझते हो तुम। इस जाहिल आदमी को चुप कराइए आप। ये कहां से ये अरबों, ये जाली अरबों को बिठा दिया आपने। अच्छा एक मिनट, आपकी बात का सम्मान किया कलीमुल भाई, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, आप भी उनकी बात का सम्मान कीजिए। उन्होंने आपकी बात का सम्मान किया, आप भी उनकी बात का सम्मान करिए, बीच में ना बोलिए प्लीज। तारिक साहब, कैसे हुई? मैंने इससे कुछ कहा? इनका मसला है, ये अपने आप को अब भी समझते हैं कि ये तैमूर के टट्टू पे आए, और मियाँ ये तो सारा हिंदुस्तान हमारे कदमों पे है और हम गोश्त खाने वाले लोग हैं और ये क्या कर लेंगे। इनके जहन में फतूर नहीं हटा अभी तक कि तैमूर और बाबर और ये जिसने आके लूटा इस सरजमीन को,
ये तो मोहम्मद बिन कासिम की किताबें पुरानी दिल्ली में छापते हो उर्दू में, आपको तो पता भी नहीं कि छप क्या रहा है वहां पे। क्या राजा दाहिर को आप सेलिब्रेट करते हैं? नहीं। आप जिस शख्स ने, पहले शख्स ने, गजनवी ने आके मारा हिंदुस्तान में आके, आपके मौलवियों ने जाके कहा, कलीम भाई प्लीज, कलीमुद्दीन साहब प्लीज कंक्लूड करने दीजिए। तारिक साहब देखिए, अभी आपके ही हैं इमामों के चीफ इंचार्ज, कल परसों कहा कि वो सोमनाथ का टेम्पल हमने थोड़ी तोड़ा, महमूद गजनवी ने, वो तो बदकारियां हो रही थी तो हमने अपनी सीआईडी भेजी, और महमूद गजनवी ने जब सीआईडी भेज के पता चला है कि यहाँ औरतों के साथ ज्यादती हो रही तो हमने हमला कर दिया। ये आप समझें कि 75 ईयर्स तो इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए हुए हैं, लेकिन ये अब तक बहादुर शाह जफर की मूड में रह रहे हैं। ये नवाब वाजिद अली खान की 200 बीवियां के उसके अंदर हैं कि हम राज करेंगे, ये हमारा है, हम जिसको आए लूट के ले जाए वापस चला जाए। आपने सड़कें रखी औरंगजेब रोड, आपको शर्म नहीं आई कि आपने औरंगजेब के नाम की सड़क रखी, औरंगाबाद शहर का नाम रखा और इलाहाबाद कर दिया प्रयागराज को। ठीक है, मैं सीधे अतीकुर रहमान साहब के पास चलता हूं। अतीकुर रहमान साहब, कुछ वैलिड पॉइंट्स है तारिक साहब के कि क्या ये माइंडसेट अभी तक नहीं बदला 75 सालों में, जिसके वजह से टू नेशन थ्योरी आई? तारिक साहब के लिए मैं सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूंगा कि पार्टीशन के वक्त हम यहां रह गए थे, हमारे पूर्वज, और तारिक फतेह साहब की पूर्वज वहां गई थी। दूसरी बात, 49 की पैदाइश है। उतार दीजिए भैया, ये दाढ़ी रखे बगैर बोलो, हिस्ट्री में बोल रहा है। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। कंक्लूड कर लीजिए, मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये दाढ़ी रख के झूठ बोलते हैं। मैं 49 की पैदाइश हूं, मैं कहां से 47 में कहां रहता था और कहां गया? इतने घटिया, nobody trusts them for that reason। अतीक साहब, अतीकुर रहमान साहब हैं? अब नहीं है। चलिए कंक्लूडिंग कमेंट लेते हैं, सीधे राकेश सिन्हा जी के पास चलते हैं। राकेश जी, आपने सबके कंसर्न सुने, सबका यह कहना है कि जानबूझकर इस खाई को चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है और कई एग्जाम्पल देके कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से। आपका क्या कहना है? मुझे एक भी ठोस उदाहरण मिलता तो आज ही मैं उनको उत्तर देता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए, उत्तेजनात्मक शब्दों से, धारणाओं से और हिंसात्मक कार्रवाई से संवाद नहीं होता है। संवाद करने के लिए और संबंध बनाने के लिए एक दूसरे से गले मिलना पड़ता है, और गले एक गले से गले नहीं मिला जाता, 2 गले से गले मिला जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। बाबर अली की क्या गलती थी? उसने अपने पिता ने उसको बीजेपी को वोट दिया, और उसको काशी नगर का उत्तर प्रदेश में बाबर अली ने चूंकि सेलिब्रेट किया बीजेपी की विक्ट्री को, उसकी हत्या कर दी गई। असम में एक महिला भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आई, उसकी हत्या कर दी गई। और कन्हैया लाल को राजस्थान में हत्या की गई, हम सब जानते हैं। रुपेश कुमार पांडे यही सरस्वती पूजा 2022 का था, 17 साल का था, झारखंड में उसकी हत्या कर दी गई। विजय कांबले कर्नाटका में हत्या कर दी गई। क्या मैं इन बातों को गिनाकर यह साबित करूं कि मुस्लिम समाज हिंदू समाज पर आक्रमण कर रहा है? आप जिन बातों को, घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों घटनाओं का जिक्र हम कर सकते हैं। सवाल यह उठता है कि 2 ही बातें आप नोट कीजिए, क्या मुसलमानों की जड़ जमीन अरब में है या भारत में है? तो हमारे पूर्वज, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत एक है। जब पूर्वज, विरासत और संस्कृति एक है तो हमारा लोकतंत्र में कम्युनिटी के आधार पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो मंत्री कैसे बनेंगे? आप आइए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी को देखिए। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको धर्म परिवर्तन करती है, आपके धर्म पर आक्षेप करती है, तब बाहर निकल जाइए। किस मुसलमान का भारतीय जनता पार्टी धर्म परिवर्तन और शाहनवाज हुसैन कैसे बना दिए थे आपने मंत्री? ठीक है, मैं यही रोकूंगा राकेश भाई, अफसोस मेरे पास वक्त कितना है, जब हम मैं समझता हूं। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, तुष्टिकरण की नीति के हम खिलाफ है। सभी भारत के नागरिक एक हैं, एक राष्ट्र एक जन की नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। ठीक है, इसी बात पर मैं कहना चाहूंगा, चलते चलते सोचिएगा जरूर, देश में मुस्लिम तबके के बड़े वोटों से बीजेपी अभी भी महरूम है। ये तब है जबकि सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी लगातार सबका साथ, सबका विकास का नारा देते रहे हैं और सबका विश्वास की बात भी कही है, और दावा किया जाता रहा है कि सरकार की सभी सुविधाएं और योजनाएं हर धर्म और हर तबके के लोगों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंच रही हैं।
फिर आखिर विश्वास क्यों कायम नहीं हो पा रहा? सोचेगा जरूर। दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद कई मुस्लिम देशों के साथ भारत के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हुए हैं। फिर देश में मुस्लिम की एक बड़ी आबादी अब भी पीएम मोदी पर भरोसे से क्यों दूर है? क्या इसके पीछे सियासत है या फिर कोई और वजह? कसम संविधान की में आज इतना ही, लेकिन जी न्यूज़ देखते रहिए क्योंकि यहाँ पर खबरें लगातार जारी हैं।